Good morning students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर आपका टॉपिक है सेटल्ड एग्रीकल्चर। एक व्यवस्थित कृषि के बारे में हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, जिसके अंदर जो रिवेन्यू सिस्टम वेस्ट बंगाल के अंदर लागू किया गया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, पहाड़िया लोगों के खिलाफ जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी उन पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर ये आपका लेसन 10 से ही बिलोंग करता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कॉमन टॉपिक है। असाइनमेंट नंबर आपका 76 है। इसके अंदर आप टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशन इन सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑन द लाइफ ऑफ पहाड़िया। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो व्यवस्थित कृषि है उसका पहाड़िया के जीवन पर, या पहाड़िया लोग जो जनजाति होती है, ये लोग पहाड़ों में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ ये किसी के साथ लूट खसूट कर सकें। ऐसे वनों के क्षेत्रों को पसंद करते हैं। ये एक तरह से आधुनिक समाज के अंदर रह करके खुश नहीं हैं। ये आधुनिक समाज के बनाए हुए नियमों को मान के भी खुश नहीं हैं। ये सरकारों के नियमों को मानकर भी खुश नहीं हैं। ये उनके साथ घुल मिल के नहीं रहते हैं। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति पहाड़िया के क्षेत्र के अंदर जाता है तो पहाड़िया लोग उसको संकालु दृष्टि से देखते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं, कई बार तो युद्ध भी छेड़ देते हैं, उनके खिलाफ हमला करते हैं, मार भी डालते हैं। तो ये उस समय की परिस्थितियाँ हमने इसके अंदर देखी कि पहाड़िया लोगों का जीवन किस तरीके से और कैसा था। इसके अंदर ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स पहाड़िया, इसके अंदर जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये कि ब्रिटिश लोगों की पहाड़िया लोगों के खिलाफ किस तरह की पॉलिसीज़ थी। वैसे शुरुआत में अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी कि पहाड़िया लोगों को मना लें, लेकिन उनकी हर तरह की कोशिश विफल होती चली गई। वे पहाड़िया लोग उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आए। जब वो उनकी बातों में नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि भी इनके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। इसलिए उन्होंने पहाड़िया लोगों के नेताओं से बात की, यानी जो पहाड़िया चीफ होते थे उनसे उन्होंने बात की और उनसे कहा कि भी आप कहीं भी लूट खसूट नहीं करेंगे। जो लोग व्यवस्थित कृषि करते हैं वहाँ आप लूट खसूट करते हो, उन किसानों का नुकसान होता है और फिर हमारी जो सरकार है उस सरकार की जो एक तरह से आस्था और जो उसकी जो मान सम्मान है वो उसको ठेस पहुंचती है। हम नहीं चाहते कि हमारे पूरे सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह की जनजाति रहे। तो उन्होंने कहा कि आपको हम एक फिक्स्ड एक कमीशन देंगे और आप अपने सभी लोगों को कंट्रोल रखेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने समझौता तो कर लिया और उन्होंने मान भी लिया। पहाड़िया लोगों के जो नेता थे उन्होंने मान लिया, लेकिन जैसे ही वो आम जनता के अंदर जो पहाड़िया लोग होते थे उन समुदाय में जाकर उन्होंने ये बात बताई तो बहुत से पहाड़िया लोगों ने तो उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप तो सिर्फ एक एजेंट हो, अंग्रेज़ साम्राज्य का एक एजेंट हो, और जो हमारे बीच में रह करके हमारी ही जैसे गुप्त जानकारियां आप साझा करोगे, यानी अविश्वास का सा माहौल बन गया और इस तरीके की समस्या पैदा हो गई। इसके बाद इनकी पॉलिसी कैसी थी, पहाड़िया लोगों को ब्रिटिशर्स उनको या तो उनको मना लेना पसंद करते थे या फिर उनको वहाँ से हटा देना चाहते थे। पहाड़िया लोग अगर मैदानी इलाके में कभी आते थे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता था। यहाँ पर संथाल लोगों जैसी जनजाति को अंग्रेज़ लोग बसा करके खुश थे, जो व्यवस्थित और गहन कृषि, ज़्यादा उत्पादन पैदा करते थे, आधुनिक तरीके से खेती करते थे। उससे बेनिफिट अंग्रेज़ों को भी था, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उससे उसके साथ साथ जो टैक्स है वो भी बढ़ जाता था, इसलिए उनको बड़ा बेनिफिट होता था। इसलिए पहाड़िया लोगों के साथ वो बहुत ही निर्ममता से पेश आते थे। बहुत से पहाड़िया लोगों को उन्होंने शिकार किया, उनका शिकार कर डाला, उनको मार दिया और उनके खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आए। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ब्रिटिशर्स थॉट दैट फॉरेस्ट पीपल वर सैवेज एंड प्राइमेटिव। जो ब्रिटिशर्स होते थे इसके अंदर, जैसे बुकानन के विषय में हमने कल पढ़ा, तो इसी तरह की सोच सभी अंग्रेज़ों की थी। सभी अंग्रेज़ समुदाय के लोग ये मानते थे कि जो पहाड़िया जैसी जनजाति के लोग हैं, जो जंगलों के अंदर निवास कर रहे हैं, वहीं पर अपने जो भी उपलब्ध चीज़ें होती हैं उनसे गुजारा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जीवन जो है एक तरह से बहुत ही गंदा जीवन वो लोग जीते हैं। उनको वो सभ्य नहीं है, असभ्य उनको माना है।
प्राथमिक व्यवसाय के तौर पे, यानी उनका किसी भी तरह का कोई काम धंधा नहीं आता, वे लूट खसोट करना पसंद करते हैं, उनका बिहेव भी अच्छा नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। यानी एक अच्छा और सभ्य इंसान इन्होंने जनजाति के समुदाय के लोगों को, जो जंगल में निवास करने वाले लोग थे, उन लोगों को नहीं माना। इसके बाद प्रेजुडिस फॉर वाइट मैन, इसके अंदर जो अंग्रेज़ लोग कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से जो अंग्रेज़ समुदाय हैं वह अपने मान सम्मान को बचा करके रखना चाहते थे। इसके अंदर इन्होंने कोशिश की कि भी किसी भी तरीके से पहाड़िया लोगों को, और चाहे उनको सख्ती से सज़ा दी जाए या फिर उनको मनाया जाए, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बाकी समुदायों को ये लोग जीने नहीं देंगे और उनको बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। इनके जैसे कुछ नेता लोग होते थे, उनसे इन्होंने समझौता किया कि जो भी जैसे यहाँ से व्यापारी लोग गुजरते हैं, आप उनको बिल्कुल आराम से गुजरने देना, जो आपका टैक्स कलेक्शन की जो जिम्मेदारी आपकी है या टैक्स कलेक्ट करते हो तो उतना पैसा हम आपको दे देंगे, लेकिन आप किसी को इस तरह से तंग ना करें। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ संथाल। संथाल लोगों की नीति कैसी थी कि संथाल लोग हल से खेती करते थे, आधुनिक तरीके से खेती करते थे, बड़े क्षेत्र को, वन को साफ कर लेते थे, लेकिन झूम कृषि ये नहीं करते थे। जबकि इसके विपरीत पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती करने वाले लोग संथाल लोगों को पसंद नहीं थे। इनका और पहाड़िया लोगों का, संथाल लोगों का आपस में कोई मेल मिलाप इतना नहीं था। ये आपस में एक दूसरे का विरोध करते थे। आइडियल सेटलर्स होते थे ये, एक इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी वो व्यवस्थित तरीके से किसी गांव के अंदर ये लोग रहते थे, वनों में नहीं रहते थे, अलग से गांव बसा लेते थे। क्लियर्ड द फॉरेस्ट, ये वनों को साफ करते थे नए सिरे से और बड़े पैमाने पर उसके अंदर अच्छे तरीके से खेती करते थे और उत्पादन को बढ़ाते थे। और बड़े पैमाने पर जब खेती होती है तो उसके अंदर इन किसानों को तो फ़ायदा होता ही होता है, और उसमें से अगर उसका परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व नीति के विषय में। भू राजस्व नीति ये वेस्ट बंगाल के अंदर लागू की गई थी। इसको हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त था जिसके अंदर एक बार भू राजस्व की दर निश्चित होने के बाद उसको बार बार बदला नहीं जा सकता था। इसलिए इस व्यवस्था को जब लागू किया गया तो बहुत ऊंची दर, इसमें जो टैक्स कलेक्शन की दर थी यानी लगान का जो दर था वो ज़्यादा ऊंचा रखा गया। इसमें बड़ी दिक्कतें हुई, किसान उसको व्यवहारिक रूप में उसको भुगतान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसानों के पास में इतना उत्पादन नहीं होता था कि वो ज़्यादा मात्रा में उसमें से भुगतान कर सकें। अब जो टैक्स कलेक्शन का काम था उसकी जिम्मेदारी जमींदारों की होती थी। जमींदार लोग टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। जमींदार लोग जैसे ही किसानों के पास टैक्स कलेक्ट करने जाते थे तो उनके पास पहले से ही बचत कम थी किसानों के पास, वो उनका भुगतान नहीं होता था और इनडायरेक्टली जमींदार भी उसमें परेशान था। जमींदार की शक्तियां घट रही थी। अंग्रेज़ों ने जमींदारों के प्रति कोई नरम रुख नहीं अपनाया। उन्होंने जमींदारों की जमींदारियां नीलाम कर दी, यानी जो प्रॉपर्टी थी, लैंड था, उस ज़मीन को उन्होंने क्या कर लिया, नीलाम कर दिया गया। और नीलाम करने से जिसने भी ऊंची बोली लगाई उसी के नाम उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है गुड रिजल्ट्स और गुड इफेक्ट्स। स्थायी बंदोबस्त के क्या क्या लाभ थे और क्या क्या हानियां थी, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। फिक्स्ड रेट ऑफ रिवेन्यू, इसके अंदर भू राजस्व की दर एक बार निश्चित कर दी गई, बार बार इसको बदलने का झंझट खत्म हो गया। किसान भी एक तरह से संतुष्ट हो गया कि इतने परसेंटेज उनको देना है गवर्नमेंट को और जो बकाया है वो उनका अपना है। और इस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना प्लान कर सकती थी कि मेरा इतना भू राजस्व आ जाएगा और हम सार्वजनिक तरीके से ये प्लानिंग को हम अंजाम दे सकते हैं। कोई नई योजना पे काम करना है, पैसा खर्च करना है, अपना बजट बनाना है, या फिर सरकार की तरफ से कोई सुविधा देनी है आम जनता को, सड़क मार्ग बनाने हैं, रेल मार्ग बनाने हैं, तो इस तरह की कोई भी प्लानिंग वो लोग कर सकते थे। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके द्वारा क्योंकि फिक्स हो चुकी थी, जो किसान की जो लगान की दर थी फिक्स थी, और फिक्स होने के बाद इसमें जो गवर्नमेंट के पास में कंटिन्यू पैसा आने लगा। जितना परसेंटेज उनका बनता था उतना पैसा उसके खाते में, गवर्नमेंट के खातों में आने लगा। अब गवर्नमेंट के खजाने भरने लगे तो गवर्नमेंट के पास जब पैसे होते हैं तो वो लोगों की भलाई पर भी ध्यान देती है, और क्योंकि वो उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो जनता की भलाई पर कम ध्यान देती थी लेकिन अपनी भलाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि वो एक औपनिवेशिक सरकार थी। हमारा देश एक गुलाम होता था,
इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, उस समय पर किसानों के अंदर एक नया वर्ग का उदय हुआ। कुछ किसान ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो अमीर थे, जो अच्छी कई प्रकार की मतलब खेती करते थे और बहुत से उनके पास खेत होते थे, उनके पास में उत्पादन की सारी सुविधाएं उनके पास होती थी। तो इस तरह के किसान और भी ज़्यादा डेवलप हो गए थे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, किसानों के पास में पहले की अपेक्षा अब सुविधाओं की भरमार हो रही थी। सरकार की तरफ से कुछ नहरों का प्रबंध किया गया था, पानी की प्रबंध के लिए और भी अन्य सुविधाएं जैसे तालाब वगैरह या फिर कुएं वगैरह से गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने के पर जोर दिया जा रहा था। तो इससे जो किसान की जो परंपरागत जो विधियां थी खेती करने की, उनसे भी उनको निजात दिलाने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी। समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए चलाए जा रहे थे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द जमींदार, इसके अंदर जमींदार वर्ग को इतना एहसास हो चुका था कि उसके फिक्स जो प्रॉफिट है वो उसको मिलना है, और इसलिए वह अपने भविष्य की योजना बना सकता था और वो अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त भी होता था कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, सरकार भी उसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती है। क्योंकि मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जमींदारों की जब जमींदारें नीलाम होती थी तो अपने रिश्तेदारों के नाम पर ही उसको छुड़वा लेते थे और उसका पैसा फिर भरते नहीं थे, जिसकी वजह से पहले वाला जो जमींदार है उसी के नाम पर वो प्रॉपर्टी रह जाती थी। बैड और इविल इफेक्ट्स, इसकी बुराई क्या थी, भू राजस्व व्यवस्था की बुराई क्या थी, इसके अंदर क्या क्या कमियां थी। इनवेरिएबल, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर था, पूरे इंडिया के अंदर एक जैसी भू राजस्व व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। और जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी दर ज़्यादा रखी गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि साउथ के अंदर पड़ती है उसकी व्यवस्था के अंदर जो टैक्स की दर थी वो कम रखी गई, 30 ईयर्स के लिए उसको निश्चित किया गया। इसी तरह से पंजाब जो हरियाणा, आज के समय में हरियाणा इसका हिस्सा है, तो यानी उस समय के क्षेत्र के हिसाब से हिस्सा है, क्योंकि पंजाब में ही हमारा हरियाणा पड़ता था, तो पंजाब के इलाके में महलवाड़ी व्यवस्था की गई थी। जो हम तीनों पे आपको बता रहे हैं, जो पहली व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त जो है, जिसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, वह सेटलमेंट वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। उसके अलावा कुछ हद तक उड़ीसा के निचले प्रांतों तक उसको लागू किया गया था। दूसरी तरफ रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतों के साथ में उसको समझौता किया गया था। रैयत होते किसान, यानी किसानों के साथ में समझौता था, और साउथ इंडिया के अंदर ये ज़्यादा प्रचलित था। तीसरा है महलवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब के अंदर प्रचलित थी, महलों के साथ में संबंध या समझौता किया जाता था, और उस समझौते के अंदर महल का मतलब होता है नंबरदार, नंबरदार के साथ में समझौते होते थे। आज भी हम किसी भी गांव का ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि सभी गांवों के अंदर नंबरदारों के पास में ज़मीन ज़्यादा है। उसकी वजह यही है क्योंकि महलवाड़ी के दौरान इन्होंने खूब पैसा कमाया, यानी लोगों की मेहनत का खूब पैसा बचाया। इसके अंदर और हम क्या बता सकते हैं आपको कि जो स्थायी बंदोबस्त है वेस्ट बंगाल के अंदर, कि वेस्ट बंगाल जो है उस समय धनी प्रांत होता था और बिहार उस समय काफ़ी मतलब विकसित माने जाते थे। उस हिसाब से उसके अंदर लगान की दर ज़्यादा रखी गई थी, लेकिन अव्यावहारिक थी, ठीक नहीं थी। उसके अंदर आगे बताया गया है अफेक्टेड द कंडीशन ऑफ फार्मर, यानी ज़्यादा लगान की दर होने की वजह से किसान को इसने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। किसान पहले जो गरीब था और भी ज़्यादा गरीब हो गया, और इतने दरिद्रतम हालात में उसका जीवन का गुजारा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यानी किसान के हालात पहले की अपेक्षा बदतर हो गए थे। डिफ़िकल्ट टू पे, जब भी वह कुछ सोचता भी मुझे भविष्य के अंदर ये खेती करनी है, इतनी मेरी बचत होगी, इतना मैं जमा करूँगा, तो उसकी योजनाओं पर पानी फिर जाता था, क्योंकि महंगाई जो समाज के अंदर थी वो उसको कमर तोड़ देती थी, और ऊपर से ये टैक्स जो था ये भी बहुत ज़्यादा था, लगान ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, अव्यावहारिक था, इस वजह से वो भुगतान नहीं कर पाता था। नेक्स्ट है सनसेट लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, इसके अंदर सूर्यास्त विधि का इस्तेमाल किया गया था। लगान जमा करने के लिए जो लास्ट डे होता था उसके सूर्यास्त होने तक पैसा जमा कराया जा सकता था। अगर उस दिन नहीं जमा कराया गया है तो उसको डिफाल्टर घोषित किया जा सकता था, जो भी व्यक्ति पैसा जमा नहीं करा रहा है।
उसकी ज़मीन को नेक्स्ट डे ही नीलाम किया जा सकता था। सूर्यास्त विधि का मतलब ये था। तो सूर्यास्त विधि की वजह से बहुत से जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो गई और इनडायरेक्टली इसका पूरा प्रभाव किसानों पर भी रहा। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार। इस स्थायी बंदोबस्त की वजह से जमींदारों की शक्तियों पे हनन देखने को मिला। जमींदारों की अपेक्षा जोतदार ज़्यादा प्रभावशाली शामिल हुए, यानी वो मतलब साबित हुए। इसके अंदर हम देख सकते हैं जोतदार एक ऐसा वर्ग होता था जो बड़ा किसान माना जाता था, जिसके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी। वो अपनी खेती को दूसरे छोटे किसानों से करवाता था और एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाता था, यानी आम जनता के बीच और जमींदार के बीच। जमींदार शहर में रहते थे, जोतदार गांव में रहता था। नेक्स्ट है कलेक्शन वाज ए प्रॉब्लम। जब भी जमींदार कोई पैसा कलेक्ट करने के लिए गांव में जाते थे तो लोग किसान उसके टैक्स कलेक्शन के डर की वजह से या लगान के डर की वजह से और खेतों में जाकर या जंगलों में जाकर के वे छुप जाते थे और जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किलें आ रही थी। इसके अंदर एक बार इसका फिर से रिवाइज करेंगे। जो इसका पहला टॉपिक है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो व्यवस्थित कृषि है उसका पहाड़िया लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहाड़िया लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें पहाड़ों के अंदर और भी अंदर की तरफ उन्हें जाना पड़ा और उनके जो परंपरागत व्यवसाय होता था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स पहाड़िया के लोगों के खिलाफ अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बहुत कठोर थी। वो लचीला रुख नहीं अपनाते थे, उन्हें कठोर सजा देते थे। बहुत बार उन्हें यातना दी गई और बहुत बार उन्हें मारा पीटा गया। इनके नेताओं के साथ भी समझौते करने की कोशिश की गई। द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन ब्रिटिशर्स थॉट दैट पोरेस्ट पीपल वर सेवेज एंड प्राइमेटिव। इसमें इस पॉलिसी के तहत ये भी अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो जंगलों में रहने वाली जातियां हैं उनको किसी तरह की कोई भी ज्ञान वाली बात नहीं है, वे असभ्य हैं और ऐसे मतलब जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वे उद्दंड भी हैं, वे अपराधी भी हैं। वो इस तरीके से उनको मानते थे। इसके बाद द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन पहाड़िया चीफ वर गिवन एनुअल। इसके अंदर जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पैसिफिकेशन नीति है गवर्नमेंट की उस समय पर, अंग्रेज़ों की जो नीति है, इस नीति के तहत पहाड़िया लोगों के नेताओं के साथ में समझौता होता था और उन्हें एनुअल एक चार्ज उन्हें दे दिया जाता था, यानी पैसे इकट्ठे वार्षिक रूप से उसके पास जमा करा दिए जाते थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वे अपने समुदाय के लोगों को मना लेंगे और उनको कहीं भी लूट खसोट नहीं करने देंगे। इसके बाद प्रेजुडिस फॉर वाइट मैन, यहाँ पर यह बताया गया है कि अंग्रेज़ लोग अपनी सुरक्षा, अपनी अहमियत और अपनी मान सम्मान की बात को सबसे ऊपर रखते थे और इसके अंदर पहाड़िया लोगों के खिलाफ अपनाई गई नीतियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह की नीतियाँ वो उनके खिलाफ अपनाते थे। द पॉलिसी ऑफ संथाल, इसके अंदर संथाल की नीतियों के विषय में बताया गया है। यहाँ आदर्श व्यवस्थित जीवन ये लोग संथाल जीते थे, अच्छी खेती करते थे, गहन खेती करते थे, 2 से 3 फसलें एक ही बार में उगाते थे। इनको बड़ा मतलब कृषि का एक आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती करने की वजह से इनका उत्पादन बढ़ा हुआ था और ये लोग नए क्षेत्र को, वन को साफ करके उसको खेती के लायक बना देते थे। क्लियर द फॉरेस्ट ऑफ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके उसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट टॉपिक में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जो भू राजस्व नीति रिवेन्यू जो पॉलिसी है वो वेस्ट बंगाल में लागू की गई थी, उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व नीति के नाम से जानते हैं। इसके कुछ बुरे परिणाम थे, कुछ अच्छे थे। बुरे परिणामों में ये था कि इसका जो रिवेन्यू था एक बार फिक्स कर दिया गया था, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। अगर गवर्नमेंट को ये लगता कि किसानों की अब जैसे पहले लगान दर निश्चित हो गया था, अगर उसका लगान आगे हो सकता है कि किसान की आय जो है बढ़ जाए, लेकिन बार बार बेशक आय उसकी बढ़ जाए लेकिन किसान को उससे ज़्यादा तंग नहीं किया जा सकता, उसको उससे ज़्यादा लगान उससे नहीं लिया जा सकता। तो ये भी एक मतलब कमी के तौर पर हम कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव इफेक्ट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड रेट रिवेन्यू का मतलब होता है कि किसान को भी पता था और सरकार को भी पता था, सरकार के नुमाइंदों को भी पता था कि कितना फिक्स जो टैक्स बनता है, लगान कितना है, तो वो अपना भविष्य की योजना बना सकते थे। इसमें रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें कंटिन्यू गवर्नमेंट के पास पैसा आता था और इसमें एक नए वर्ग का उदय हो रहा था। इसके अंदर एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स थी उसके अंदर सुधार हो रहा था, यानी आधुनिक कृषि यंत्रों से उसमें यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे थे, उत्पादन बढ़ रहा था, अच्छे बीजों का इस्तेमाल हो रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द जमींदार वर्ग के लोगों को सुरक्षा का एहसास हो रहा था। इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, इसकी बुराइयां क्या क्या थी। इनवेरिएबल, ये मतलब अव्यवहारिक था। ये जो मतलब इसमें लैंड रिवेन्यू का जो सिस्टम है वो अव्यवहारिक है, वो हर जगह पर उसको बराबर तरीके से
लागू नहीं किया गया था। कहीं पर उसकी दर ज़्यादा थी, कहीं पर उसकी कम थी। रैयतवाड़ी की व्यवस्था, मालवाड़ी की व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में तीनों में बहुत बड़ा अंतर था। अफेक्टेड द कंडीशन ऑफ फार्मर, इन तीनों ही भू राजस्व नीतियों ने खास तौर पे स्थायी बंदोबस्त ने किसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। किसान पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा गरीब हो गए, उनमें डर का माहौल बन गया। डिफिकल्ट टू पे, उनके पास इतनी भी बचत नहीं होती थी कि वो अपना भुगतान समय से कर सकें। सनसेट लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, जो सूर्यास्त विधि थी जिसके तहत लगान जमा करने का अंतिम दिन माना जाता था, उसके बाद उसकी नीलामी हो सकती थी, तो वो भी एक व्यवहारिक फैसला होता था, यानी ये नियम भी अव्यवहारिक था, इसको लागू करना ठीक नहीं था। लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार, इसने जमींदार की शक्तियों को सीमित कर दिया, उसको कंट्रोल में कर दिया। अब जमींदार अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते थे। कलेक्शन वाज प्रॉब्लम, और पैसा इकट्ठा करना जमींदार के लिए भी सिरदर्दी का कारण बन गया, क्योंकि जमींदार शहर में रहता था, गाँव में रहने वाले किसान उनको पूरा सहयोग नहीं देते थे। इस तरीके से ये आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।